नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर में। मैं हूं ओमकार नाथ। आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो आज हम 15 और 14 नवंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में हैं, ठीक है। पूरे देश के कितने परसेंट मामले भारत में हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, देखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हैं क्वेश्चन की तरफ। डी फेक क्या है जिसकी चर्चा मीडिया में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वजह से रही है। संसद का शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा। WHO की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस सामने आए हैं। WHO ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में हैं। भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के लिए बाद में एक अपील दायर की। बिहार विधानसभा ने राज्य में SC, ST, OBC और EBSC के मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत बढ़ा करने के लिए विधेयक पारित किया गया है। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, देखना ना भूलें। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीफेक क्या है। डीफेक क्या है जिसकी चर्चा मीडिया में एक्ट्रेस रश्मि मंदाना की वजह से रही है, ठीक है। तो इसका था असली वीडियो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, असली फोटो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, असली वीडियो में दूसरी की आवाज़ फिट कर देना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। डीफेक क्या है जिसकी वजह से मीडिया में एक्ट्रेस रश्मि मंदाना की वजह रही है। तो रश्मि मंदाना की वजह असली वीडियो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर दिया गया था। रश्मि मंदाना का किसी लेडीज़ के चेहरे में रश्मि मंदाना का चेहरा फिट कर दिया गया था। असली फ़ोटो में दूसरे व्यक्ति की चेहरा फिट कर देना, असली वीडियो में दूसरी की आवाज़ डाल देना, ये इसकी वजह रही है, ठीक है। इसके आगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। ये है रश्मि मंदाना, ठीक है। आप स्क्रीन पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं एक्ट्रेस लेडीज़ को। तो सबसे पहले हम जानते हैं डीफेक क्या है। डीफेक क्या है तो किसी व्यक्ति के असली वीडियो में दूसरे व्यक्ति के चेहरे को फिट कर देना डीफेक कहलाता है। डीफेक से नकली वीडियो और तस्वीरें क्रिएट किए जा सकते हैं। डीफेक किसी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दूसरे का चेहरा फिट कर देना होता है। आजकल मार्केट में कई ऐसे ऐप हैं जिससे डीफेक वीडियो या फोटो बनाया जा सकता है। रश्मि मंदाना से क्या मामला था। तो नवंबर 2023 में पहले हफ्ते में एक्ट्रेस रश्मि मंदाना का एक डीफेक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था, ठीक है। इस डीफेक वीडियो से रश्मि मंदाना का एक चेहरा एक महिला के शरीर पर लगा दिया गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद रश्मि मंदाना ने गहरी चिंता जताई थी। इसके बाद इनकी चर्चा काफ़ी हुई है। सरकार ने क्या कहा। तो सरकार ने बाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस तरह के डीफेक वायरल वीडियो पर नकेल कसने की बात कही। राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म को अप्रैल 2023 में अधिसूचित IT नियमों का पालन करने को कहा है। इन नियमों के अनुसार सोशल मीडिया को सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उपभोक्ता द्वारा कोई गलत सूचना पोस्ट न किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शीतकालीन सत्र कब शुरू होगा। शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा। 2023 से 4 दिसंबर 2023 से
शीतकालीन सत्र शुरू होगा। ठीक है, शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर 2023 तक आयोजित होगा। ठीक है, सत्र में 19 दिन में 15 बैठकें होंगे। यह एक नए संसद भवन में आयोजित होने वाला पहला पूर्ण सत्र भी होगा। इस सत्र में किन किन मुद्दों पर बातचीत होगा? तो शीतकालीन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार पारित होने की संभावना है। इनमें से भारतीय दंड महिला साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को बदलने की मांग करने के लिए 3 कानून, साथ ही नियुक्ति से संबंधित विधेयक भी शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के पास केस गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत के पास टीबी के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इससे संबंधित दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कितने प्रतिशत टीबी के मामले भारत में हैं? तो कुल 27%, पूरे विश्व का 27% टीबी के मामले भारत में हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। WHO ने 7 नवंबर 2023 को इस रिपोर्ट को जारी किया। इसके अनुसार दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले भारत में हैं। यह वैश्विक टीबी केसों का 27% है। भारत में 2022 में 28.2 लाख टीबी के मामले दर्ज किए गए थे। ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा। इसकी मृत्यु 12% थी। बाद में टीबी से पहले होने वाली मौत की संख्या 3,42,000 थी। HIV निगेटिव लोगों में मौत का आंकड़ा 3,31,000 है। HIV वाले लोगों की मौत का आंकड़ा 11,000 है। ठीक है, कुल मिलाकर 2022 में दुनिया के 87% मामले टीबी के लिए 30 उच्च टीबी केसों के मामले देश जिम्मेदार थे। तो टॉप देश जहां टीबी के ज़्यादा मामले हैं, फर्स्ट पे भारत है जहां की 27% यहाँ टीबी के केसेस हैं। इंडोनेशिया सेकंड पे है 10%, चीन 7% है, फिलिस्तीन 7% है, पाकिस्तान 5% है, नाइजीरिया 4% है, 4.5। टीबी भारत मुक्त बनेगा, लेकिन अभी तक टीबी भारत मुक्त नहीं बना है। ठीक है, सोशल मीडिया पे दिखाया जा चुका है कि टीबी भारत मुक्त बन चुका है। अब टीबी के मामले भारत में नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस भारत में ही हैं टीबी के। बांग्लादेश में 3.6% की टीबी के मामले हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 3% है। ठीक है, टीबी क्या है? तो टीबी या तपेदिक एक जीवाणु संक्रमण है जो मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों पर प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ज़्यादातर फेफड़े को प्रभावित करता है। यह कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो यह हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद अपनी अपील दायर की? तो कतर। भारत ने किस देश को अपने 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद एक अपील दायर की है? तो कतर में। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। कतर की एक अदालत ने अक्टूबर 2023 में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी। अब भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक अपील दायर की है। विदेश मंत्रालय ने 9 नवंबर 2023 को कहा कि इस मामले में एक अपील दायर की गई है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? विदेश मंत्रालय ने
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कतर का फैसला गोपनीय है। हम कतर के अधिकारियों के संपर्क में हैं। हमें 7 नवंबर को 8 भारतीयों के साथ कॉन्सुलर एक्सेस का एक राउंड मिला। ठीक है, हम परिवार सदस्यों के संपर्क में हैं। भारत मामले में सभी कानून और राजनयिक समर्थन देना जारी रहेगा। क्यों सुनाई गई थी मौत की सज़ा, ठीक है, कतर में भारतीय सैनिकों को। तो कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगने वाले आरोप को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एकांत में भेजे जाने वाले चर्चा में उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। कतर की स्थानीय महिला मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय नौसैनिकों ने पूर्व अधिकारी इजरायल के उनके देश में जासूसी कर रहे थे। इजरायल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। ठीक है, भारतीय नौसेना, इसके लिए उनको मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो किन पूर्व नौसैनिकों अधिकारियों को सज़ा सुनाई गई है? तो कमांडर पूर्णेंदु तिवारी को, कमांडर सुलगनाकर पकाला को, कमांडर संजीव गुप्ता को, कमांडर अमित नागपाल को, कैप्टन नवतेज सिंह गिल को, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ को, ये सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा को और सेलर रागेश को। ठीक है, टोटल 8 हैं। इनमें से कई लोग इंडियन नेवी के युद्धपोत के कमांडर भी रह चुके हैं। कतर की बात करें तो कतर की राजधानी है दोहा। यहाँ के अमीर हैं, यहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, उनको अमीर बोला जाता है। तो यहाँ के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं। कतर पर थानी राजवंश का शासन है। इस देश का प्रमुख और मुख्य कार्यकारी अमीर होता है। ठीक है, मतलब वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है उसको अमीर बोलते हैं। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन सजीम अल थानी। वह सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। कहाँ? कतर में। ठीक है, कतर के पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब। कतर की समुद्री फारसी की खाड़ी है कतर में। ठीक है, पार्शियल गल्फ भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार विधानसभा ने राज्य में SC ST BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए विधेयक को पारित किया गया है? तो 65% विधेयक को पारित किया गया है। 50% से बढ़ाकर 65% करने के लिए विधेयक को पारित किया गया है। SC ST BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर 65% आरक्षण करने का मौजूदा पारित किया गया है, विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, ये हैं नीतीश कुमार, बिहार के CM हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा में 9 नवंबर 2023 को सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया था। इस तहत EWS को मिलाकर आरक्षण का आंकड़ा 75% तक पहुंच जाएगा। संशोधित विधेयक अब तक कानून बनने से पहले राज्यपाल के पास उनकी सहमति भेजा जाएगा। ठीक है, अब तक किस जात को मिलेगा कितना आरक्षण? अब तक किस जात वर्ग को मिलेगा कितना आरक्षण? तो जाति अनुसूचित जात को 16% से 20% कर दिया गया है। अनुसूचित जनजात को 1% से 2% कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग को 12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को EBC को 18%, BC प्लस EBC को 43%। ठीक है, पिछड़ा वर्ग जो BC हैं महिलाओं के लिए मौजूदा 3% आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रलय किस प्रकार का मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? ठीक है, प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा? प्रलय
सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ये है प्रलय मिसाइल, आप जो फोटोग्राफ देख रहे हैं। लगभग 100 किलोमीटर मतलब 620 मील या उससे कम की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मतलब SRBM। एस से शॉर्ट, आर से रेंज, बी से बैलिस्टिक, एम से मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, भारत ने 7 नवंबर 2023 को ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से अपनी SRBM प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। एस से 60 रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो 1000 किलोमीटर से कम रेंज की होती है। 1000 या 1000 कम रेंज की होती है, उसको 60 बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, सुबह 9:50 पर लॉन्च की गई थी मिसाइल। मिसाइल ने अपने सभी मिशन उद्देश्य को पूरा किया। ठीक है, जिसके लिए उसको परीक्षण किया गया था उसका सभी उद्देश्य पूरा किया। प्रलय मिसाइल क्या है? तो यह सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय 350 से 500 किमी की एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, इसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किग्रा है। ठीक है, इसका वजन भार 500 से 1000 तक है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात किए जाएंगे। तैनात के लिए विकसित किया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। कितने तरह के मिसाइल हैं? तो क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई की उड़ान और तेज गतिशील के लिए जानी जाती है। क्रूज मिसाइल कितने प्रकार की होती है तो भी बताया। क्रूज जो मिसाइल है, एक क्रूज मिसाइल कम ऊंचाई की उड़ान और तेज गति के लिए जानी जाती है। कम ऊंचाई की वजह से रडार की पकड़ से बच सकता है और संचालित होती है। और जैसे ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल होती है। और दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल आम तौर पर क्रूज मिसाइलों से तेज होती हैं। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक गति तक यात्रा कर सकती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें आमतौर पर सबसोनिक या सुपरसोनिक होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट या जेट शक्ति से तहत बहुत ऊपर उड़ जाती है और फिर केवल जड़ता है गुरुत्वाकर्षण द्वारा संचालित अपने लक्ष्य तक उड़ती है। ठीक है, सेकंड हो गया। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना 1958 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। चेयरमैन समीर बी कामत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब अलीगढ़ का जो नाम है उसका नया नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अब उसका नया नाम हरिगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। अलीगढ़ नगर निगम में सर्वसम्मति से 6 नवंबर 2023 को अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अलीगढ़ के मेयर प्रशांत सिंघम ने 7 नवंबर 2023 जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा। ठीक है, अब अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक राज्य की किन जगहों का नाम बदले गए हैं? तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है और 2018 में इसका नाम बदल दिया गया था। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन कर दिया गया। 2018 में इसको भी बदला गया था। फैजाबाद रेलवे स्टेशन रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है 2019 में। ठीक है, अलीगढ़ के अलावा
यूपी के किन किन जगहों को नाम बदलने की मांग की गई है? तो भाजपा के लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता भाजपा की लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सरकार से लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरम करने की मांग की गई है। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरम करने की मांग की गई है। ठीक है, कौन मांग किया है? भाजपा के लोकसभा सांसद संगम लाल गुप्ता ने सरकार से लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरम करने की मांग की गई है। ठीक है, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने राज्य सरकार से गाजीपुर और बहराइच जिलों का नाम बदलने की मांग की है। पिछले 5 वर्षों में कई अन्य विधायकों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी उत्तर प्रदेश के हिंदू हस्तियों पर कम से कम 11 जिलों और कई स्थानों का नाम बदलने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी लंबित है, जिसमें दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थान हैं जिनके नाम इतिहास के दौरान कथित तौर पर विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बदल दिए गए थे और उनका नाम बदलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधा की नई प्रजाति लिसियोनोट्स का खोज की? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोट्स की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने खोज की है। ठीक है, अब जो देख रहे हैं इसी का खोज की है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया? ICC ने किस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया? तो सरकारी हस्तक्षेप की वजह से ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। यह है श्रीलंका के ठीक है, क्रिकेटर सबके नाम फोटोग्राफ में जो टी-शर्ट में लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बीच ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया। ICC का यह फैसला श्रीलंकाई संसद की तरफ से गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के बाद आया। प्रस्ताव में श्रीलंका क्रिकेट को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। ICC को सरकार का यह फैसला पसंद नहीं आया। ICC के नियम के अनुसार क्रिकेट बोर्ड को स्वायत्ततापूर्वक तरीकों से चलाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड की कार्य प्रणाली, संरचना या क्रिकेट प्रशासन में सरकार की दखलंदाजी न हो। ठीक है, जो ICC है उसके नियम के अनुसार क्रिकेट को चलना चाहिए और उसमें कोई प्रशासन या कोई सरकार बीच में दखलंदाजी ना करे। इसकी वजह से श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को खारिज किया गया है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में लोगों को शामिल करने की आवश्यकता दर्शाता है। यूनेस्को ने 2001 में इसे घोषित किया था, किसको? वर्ल्ड साइंस डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता भारत के
पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। किसे? भारत के स्वतंत्र शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को इस दिवस की घोषणा की गई थी। तो आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।